बैंकिंग विनियमन अधिनियम की 29 से 33 तक की धाराएँ बैंकों के वार्षिक खातों एवं उनके अंकेक्षण के संबंध में प्रावधान करती है और इनमें प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। वार्षिक खाते। भारत में समामेलित प्रत्येक बैंकिंग कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने समस्त व्यापार के संबंध में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति पर या ऐसी तारीख को जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, समाप्त होने वाले 12 मास की अवधि की समाप्ति पर उस माल से संबंधित लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा तैयार करे। भारत के बाहर समामेलित कंपनियों के लिए ये दोनों विवरण पत्र केवल उस व्यापार के संबंध में तैयार करना आवश्यक है जो भारत में किया जाता है। लाभ हानि खाता व चिट्ठा उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में दिए गए स्वरूप के अनुसार अथवा उससे मिलता जुलता होना चाहिए। वार्षिक खातों का अंकेक्षण। बैंकिंग कंपनी विनियमन अधिनियम की धारा 30 के अनुसार बैंक के लेखों के अंकेक्षण के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान बने हुए हैं। एक बैंकिंग कंपनी के लाभ हानि खाते तथा चिट्ठे जो कि नवीनतम प्रारूप के अनुसार बनाए गए हों, इनके अंतर्गत फॉर्म अ चिट्ठे से संबंधित है तथा फॉर्म ब लाभ हानि खाते से संबंधित है। इनका निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा वैधानिक अंकेक्षण किया जाएगा। यदि बैंकिंग कंपनी का समामेलन भारतवर्ष में हुआ है तो उसके खातों का एक ऐसे व्यक्ति द्वारा अंकेक्षण किया जाएगा जो देश में प्रचलित विधान के अंतर्गत एक कंपनी का अंकेक्षण करने की योग्यता रखता हो। अतः वर्तमान कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा प्रमाणित अंकेक्षक यानी सर्टिफाइड ऑडिटर को ही एक बैंकिंग कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है। यदि बैंकिंग कंपनी का समामेलन भारत से बाहर हुआ है तो उसके लिए भी या तो उपयुक्त वर्णित योग्यता वाले व्यक्ति को अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है या ऐसे व्यक्ति को अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है जो उस देश के विधान के अंतर्गत उस कंपनी का अंकेक्षक बनने की योग्यता रखता है। और इसके अलावा बैंकिंग कंपनी को बैंक को अधिनियम ऋण एवं अग्रिम अनुसूची 9 धारा 20(1) के अनुसार कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं कि कोई बैंकिंग कंपनी अपने अंशों पर प्रतिभूति के रूप में कोई ऋण या अग्रिम नहीं ले सकती। कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने संचालकों अथवा उनकी प्राइवेट कंपनी के किसी संचालक अथवा प्रबंध अभिकर्ता द्वारा गारंटी दी हुई किसी कंपनी को असुरक्षित ऋण एवं अग्रिम स्वीकृत नहीं कर सकती। अगर रिजर्व बैंक द्वारा किसी बैंक विशेष या सभी बैंकों के लिए जनहित को ध्यान में रखते हुए कुछ मार्गदर्शक नीति निर्धारित कर सकती है तो वो क्या करेगी, वे उद्देश्य जिनके लिए ऋण दिए जा सकेंगे, सुरक्षित ऋणों के संबंध में मूल्यांतर की राशि, किसी भी संस्था, व्यक्ति अथवा कंपनी को दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा और ब्याज की दर व अन्य शर्तें जिन पर कि ऋण दिया जा सकता है। अब ऑडिटर इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ऑडिट करेगा और वो क्या कुछ तथ्यों पर निश्चय कर लेगा कि ऋणों का अधिक भाग दीर्घकालीन तो नहीं है। वह जांचेगा कि जो बैंक के द्वारा लोन दिए गए हैं क्या वे सभी लॉन्ग टर्म हैं। कोई ऋण ऐसा तो नहीं जो वर्षों से चला आ रहा है और बैंकर उनका प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं, नवीनीकरण कर रहे हैं। क्या ऋण यथेष्ट रूप से सुरक्षित हैं। यदि किसी ने लोन लिया है तो क्या उसकी पर्याप्त रूप से जमानत उसके बैंक ने अपने पास रखी है या नहीं, ये भी ऑडिटर उसको चेक करेगा। ऋणों के संबंध में अंकेक्षक को ऋण और अग्रिम संबंधी विशेष विवरण जो कि बताया है उनकी जांच कर लेगा कि वह सही है या नहीं, या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर या कोई झूठे तथ्य तो पेश किए गए हैं या नहीं। इन सभी तथ्यों की जांच ऑडिटर करेगा और अपनी रिपोर्ट में उस बात को वह तय करके लिखेगा। गारंटियों की जांच। यदि बैंकर द्वारा कुछ ऋण गारंटी पर दिए गए हैं तो अंकेक्षक द्वारा गारंटी नामे तथा उससे संबंधित अन्य शर्तों की भली प्रकार से जांच कर लेनी चाहिए कि वह बैंक के हितों के विरुद्ध तो नहीं है। इसके अलावा खातों की बाकी जो लेज़र बैलेंस हैं क्या उसके अंदर जितने भी एंट्रीज़ की गई है वे सभी सही है या नहीं, यह भी जांच
खातों की बाकी लेज़र बैलेंस के बारे में देखेगा, क्या सभी एंट्रीज सही है या नहीं है। रैंडमली चेक किया जाएगा कि प्रविष्टियाँ जो की गई है वो सही है या नहीं। क्या बैंक के पास में सभी पासबुकों की जो भी उनके अकाउंट्स हैं पासबुकों से उनका चेक किया जाएगा, उनके बैलेंस चेक करना, ये सभी ऑडिटर का काम है। ऋणों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन। यद्यपि अंकेक्षक का वैधानिक कर्तव्य नहीं है कि वह बैंक की सामान्य नीतियों की जांच करे, लेकिन अंकेक्षक को ये देखना जरूरी है कि बैंक ग्राहकों से बहुत कम ब्याज ले रहा है या उसकी ब्याज देने की जो दरें हैं अन्य बैंकों की तुलना में अधिक है, और इस बात पर अपनी रिपोर्ट में अवश्य उसका उल्लेख करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक बहुत ज़्यादा उस पर कम ब्याज दर पर तो ऋण दे रही है और अधिक ब्याज पर जमा कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है। ये सभी बातें ऑडिटर को चेक करना होगा। प्रमाणकों की जांच। अंकेक्षक का बैंक द्वारा किए गए व्यय से संबंधित सब रसीदों तथा प्रमाणकों की यथेष्ट जांच कर लेनी चाहिए और देख लेना चाहिए कि संबंधित खर्चों के प्रमाणकों पर किसी उचित अधिकारी की स्वीकृति या हस्ताक्षर है या नहीं। इसके अतिरिक्त जो व्यय किए गए हैं उनके संबंध में बैंक के प्रबंध संचालक, प्रबंधक, सचिव या शाखा प्रबंधक के क्या अधिकार हैं और उन अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं किया गया है इत्यादि तथ्यों की यथेष्ट जांच कर लेनी चाहिए। ये सभी बातें कौन देखेगा? ऑडिटर देखेगा। संपत्ति में वृद्धि। यदि बैंक द्वारा किसी नगर में कोई नवीन संपत्ति निर्मित की गई है या खरीदी गई है तो अंकेक्षक को उस संपत्ति के निर्माण अथवा क्रय संबंधी अधिकार का निश्चय कर लेना चाहिए कि वह अधिकार संचालक मंडल के प्रस्ताव द्वारा किया गया है या नहीं, या बैंक के आर्टिकल द्वारा प्रबंध संचालक को प्राप्त है। प्रस्तावों की प्रतियां। अंकेक्षक द्वारा बैंक के संचालक मंडल द्वारा विनियोग, ऋण अथवा निर्माण संबंधी जो भी कार्य किए गए हैं उनसे संबंधित सब प्रस्तावों में कहीं संचालक मंडल ने बैंक के सीमा नियम और अंतर नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया है। व्यवसाय का अधिकार। व्यवसाय का अधिकार। अंकेक्षक द्वारा दूसरी महत्वपूर्ण बात यह देखी जानी चाहिए कि बैंक किसी ऐसे व्यवसाय में तो पूंजी नहीं लगा रहा है जो उनके सीमा और अंतर नियमों द्वारा वर्जित है अथवा बैंकिंग नियमन अधिनियम की अवहेलना कर रहा है, कि कोई बैंक पार्षद सीमा नियम और अंतर नियमों में रहकर ही कार्य कर रहा है या नहीं, या उसके जो बैंक पर कोई प्रतिबंध जो भी लगाए हैं या अधिनियम के अधीन जो उनके नियमन है वह बैंकिंग नियमन के अधीन बैंक कार्य कर रहा है या नहीं, ये भी ऑडिटर्स देखेगा। जैसे कि बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत भारत स्थित कोई भी बैंक किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय व्यवसाय नहीं कर सकता है और न ही वर्जित संपत्ति जिसमें भूमि भवन शामिल है व्यापारिक दृष्टि से रख सकता है। यदि कोई बैंक ऐसा कर रहा है तो अंकेक्षक रिपोर्ट में इसका उल्लेख अवश्य कर देना चाहिए। ऑडिटर्स को इन सभी बातों का बहुत गहनता से अध्ययन करना होगा और फिर उसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसी तरह से लाभ हानि खाता। ऑडिटर्स ये भी चेक करेगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए गए हैं बैंक के क्या वो सही रूप में बनाए गए हैं या नहीं, या फिर वह केवल एक झूठे तथ्यों को तो कहीं उसके अंदर सामने नहीं रखा गया है। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बैंकों के डूबने की स्थिति हमने देखी है, बहुत सारे बैंकों का विलय कर दिया गया, कई पीछे उसके कई सारे कारण रहे हैं। तो ये सभी बातें ऑडिटर्स को चेक करनी होगी कि क्या कोई छल कपट तो इसमें नहीं हो रहा है। कभी कभी बैंकर अपने बैंक की साख ऊंची दिखलाने के लिए अपनी संपत्ति का अभिविन्यासन करते हैं और लाभ न होने पर भी लाभ प्रदर्शित करते रहते हैं। सेंट्रल बैंक में ऐसा ही कई वर्षों से तक होता रहा है और बैंक पूंजी में से लाभांश बांटता रहा है। फलतः एक दिन बैंक बंद हो गया। अभी मैंने आपको यही बताया, इससे पहले हमने देखा है कई बैंक बंद हो गए, कईयों का विलय कर दिया गया, कई पैसा लेकर भाग गए। इस दृष्टि में अंकेक्षक द्वारा इस प्रकार की अनियमितताओं का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। वस्तुतः अंकेक्षक की नियुक्ति ही इस कार्य के लिए होती है
कि वह अंशधारियों के हित की यथोचित रक्षा करे और उन्हें बैंक की वास्तविक स्थिति के बारे में संपूर्ण सूचना दे। प्रबंध पूंजी आदि, यदि ऑडिटर बैंक के फाइनेंशियल पोजीशन की फैक्ट कर प्रस्तुत करता है, चाहे वो पूंजी से संबंधित हो, प्रबंध से संबंधित हो या उसके किसी भी कोर्स से संबंधित हो, तो उसके जो अनियमितता है, रेगुलरिटी जो है, वो उसकी सही साक्ष्य के साथ में रिपोर्ट को प्रस्तुत करना एक ऑडिटर का कर्तव्य है। इसके अलावा हम देखें तो बैंक की शाखाओं का अंकेक्षण हुआ है या नहीं, जो कि कंपनी अधिनियम की धारा 228 के अधीन होना चाहिए। बैंक के अंतिम लेखे बैंकिंग अधिनियम में निश्चित प्रारूप के अनुसार बनाए गए हैं या नहीं। बैंक के अंतिम लेखों की प्रतियां कंपनियों के पंजीकरण तथा रिजर्व बैंक को भेज दी गई है या नहीं। बैंक की शाखाओं का नियमित रूप में निरीक्षण होता है या नहीं। बैंक की शाखाओं में उचित आंतरिक जांच की व्यवस्था है या नहीं। बैंक में नकद तथा उधार सौदों के यथेष्ट रिकॉर्ड और फाइलें रखी जा रही है या नहीं। उपयुक्त सभी बातों से संबंधित जांच करके अंकेक्षक को बैंक की आर्थिक स्थिति के बारे में रिपोर्ट दे देना चाहिए। यदि वह जानबूझकर किसी तथ्य को छिपाने की चेष्टा करेगा तो बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 46(1) के अनुसार उसे 3 वर्ष की जेल अथवा आर्थिक जुर्माने का दंड दिया जा सकता है।